आप सभी को नमस्कार। आज मैं मिलिंद कुमार सिंह और मेरे साथ पाल सिंह आज एक इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो है धीरू भाई अंबानी वर्सेस मनु मनी या फिर बियर कार्टेल। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। तो धीरू भाई अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बियर कार्टेल से बचाई थी। तो बियर कार्टेल होता क्या है मैं आपको बता दूं। कार्टेल बेसिकली एक ग्रुप होता है जो एक कॉमन कॉज के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो बियर कार्टेल क्या करता था, किसी भी कंपनी के जिसके स्टॉक प्राइसेस काफी हाई होते थे उसको शॉर्ट सेल करके उनके प्राइसेस लो करके फिर उनको खरीद के उन लो प्राइसेस पे खरीद के फिर हाई जब उनके प्राइसेस दोबारा हाई होते थे तो उनको अच्छे खासे प्रॉफिट में बेच देता था। ये बियर कार्टेल का काम था। तो जो मनु मंत्र था वो इन सब बियर कार्टेल का लीडर था। वो मुंबई से ऑपरेट करता था और उसको नोटोरियस ब्लैक कोबरा भी कहते थे इसी रीजन के कारण। हर्षद मेहता स्कैम में भी मनु माने का काफी हाथ था हर्षद मेहता को नीचे करने का। तो अब बियर कार्टेल ने एक कॉन्स्पिरेसी रची धीरूभाई अंबानी के अगेंस्ट। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी बियर कार्टेल ने ऐसे कॉन्स्पिरेसी रची, ऐसे काफी बार हुआ और जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल हर्षद मेहता भी है। तो 1970s टू 1980s के बीच में रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब हम आईपीओ लॉन्च करते हैं, अब हम पब्लिक से फंड्स लेते हैं, अब हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं पब्लिक को और अब पब्लिक कंपनी बन जाते हैं। तो इन्होंने आईपीओ लॉन्च करा अक्टूबर 1977 में, जिसमें इक्विटी शेयर का प्राइस था अराउंड ₹10। तो ऐसे करते करते रिलायंस धीरे धीरे अपने यानी पैसा रेस करने लगी, फाइनेंशियल मार्केट मनी मार्केट में उतर रही। धीरे धीरे वो कन्वर्टेबल और पार्शियली कन्वर्टेबल डिवेंचर से मनी अर्न करने लगी। अब फिर ये रडार में आ गई मनी मार्केट के। वहां पे फिर कार्टेल्स ने देखने लगा कि ऐसे रिलायंस इंडस्ट्रीज धीरे धीरे पैसा बढ़ा रही है। तो जो स्टॉक मार्केट है वो बेसिकली मनी मार्केट को फॉलो करती है, उसी के नक्शे कदम पे चलती है। तो स्टॉक मार्केट भी इस चीज पे फॉलो करने लगा, बियर कार्टेल की नजर में आने लगा। रिलायंस का शेयर फिर 50 रुपए का हो गया उसके फर्स्ट ईयर में ही, जब उसका आईपीओ लिस्ट हुआ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 10 रुपए से 50 रुपए एक साल के अंदर। और 1980 1980s में उसका शेयर हो गया रुपीज 104 पर शेयर। तो 1986 में इसका शेयर रुपीज 182 पहुंच गया, जो एक्चुअली में 18 गुना ज्यादा था आईपीओ की प्राइसिंग से। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। विद इन 5 इयर्स 18 टाइम्स प्राइस होना आईपीओ में, यानी कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग थे। ये मनु मनिक और काफी बियर कार्टेल्स के नजरों में आने लगा। तो अब फिर वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी प्लान करनी शुरू करी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट। तो अर्ली 1982 में रिलायंस ने क्या करा, राइट इश्यू अनाउंस करा अपने डिबेंचर्स, पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो मार्केट में एक ऐसा रूमर उठा दिया गया कि रिलायंस ने अपने राइट इश्यू को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करा, अपने स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लेट कर दिया। ठीक है। और ताकि पैसा वो हायर वैल्यूएशन में उठा सके अपने राइट इश्यूज के थ्रू। ऐसा एक रूमर फैला दिया गया। तो कार्टेल ने देखा कि चलो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम इसका फायदा उठा के धीरू भाई अंबानी को नीचे गिरा सकते हैं और अपना एक बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस चीज को उन्होंने गंवाने की कोशिश नहीं करी और इनके लिए बहुत अच्छा मौका वो ऐसा लगा। और दूसरा रीजन ये भी था कि कार्टेल ने इनके धीरूभाई अंबानी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी क्यों रची। उसका रीजन ये था कि धीरूभाई अंबानी जो थे वो इंडियन मिडिल क्लास ड्रीम बन गए थे। वो खुद एक पेट्रोल पंप से अब कहाँ एक यानी ऐसी कंपनी के मालिक है जो जिसका आईपीओ विद इन 5 इयर्स 18 गुना हो गया अपने लिस्टिंग प्राइस से, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो वो
धीरू भाई अंबानी अपने शेयर होल्डर्स का जरूर ध्यान रखते थे। वो जरूर इंश्योर करते थे कि शेयर होल्डर्स को कोई नुकसान ना हो और शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट उनकी कंपनी में बना रहे। तो इसलिए धीरू भाई अंबानी का काफी नाम उठा। अब मनु मनी जी ने सोचा चलो यार अब हमारी भी बारी है, हम भी थोड़ा सा आजमा के देखते हैं, धीरू भाई अंबानी को नीचा करके देखते हैं, हम भी यहाँ के खिलाड़ी हैं बहुत बड़े, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो ठीक है करा। और धीरू भाई अंबानी के बारे में एक और फैक्ट ये है कि उनको किंग ऑफ शेयर मार्केट भी कहते थे और इन्वेस्टर के प्रोटेक्टर भी कहते थे, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे से ध्यान रखा। और उनके जैसा आईपीओ लिस्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि उनकी कंपनी ने इतना अच्छा आईपीओ परफॉर्म करा। तो कोलकाता बियर कार्टेल अब अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने में लग गया। अब उन्होंने कहा चलो अब तो देखो बहुत हो गया है, अब रिलायंस के स्टॉक को गिरा के ही रहेंगे हम और अपना मुनाफा कमा के रहेंगे। तो उन्होंने क्या करा कि चलो अब हम शॉर्ट सेलिंग करना शुरू करते हैं शेयर्स की, रिलायंस की। अब शॉर्ट सेलिंग में दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, कि आप किसी कंपनी के प्राइसेस को यानी फेक सेल करते हो। बेसिकली क्या करते हो कि यानी आपके पास शेयर्स नहीं है लेकिन आप फिर भी सेल करते हो, लेकिन आपको सेटलमेंट करनी पड़ती है। यानी आपने सेल करा लेकिन आपको फिर वो बाद में परचेज ही करने पड़ते हैं आपको, वो शेयर्स आपको यानी डिलीवर करने पड़ते हैं। जितने शेयर्स आपने सेल करे उतने परचेज ही करने पड़ते हैं बाद में, लेकिन वो सेटलमेंट लेट हो जाती है, उसकी कोई वो इशू नहीं होती। होता है कि इससे क्या होता है कि जब आप यानी शॉर्ट सेलिंग करते हो तो आप क्या करते हो, किसी कंपनी के प्राइसेस को कंपनी के स्टॉक प्राइस को नीचे गिरा देते हो, और फिर जब प्राइस नीचे गिर जाता है आप फिर उसको दोबारा खरीद लेते हो। दोबारा खरीदने से क्या होता है, आपने एक सेम कंपनी का स्टॉक प्राइस एक कम प्राइस में खरीदा, अब वो इन्फ्लेट तो देखो होना ही है आगे जाके, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, हर चीज स्ट्रॉन्ग है। तो कंपनी ऐसे करके क्या करते हैं लोग, कंपनी के प्राइसेस गिरा के फिर उनको बाय बैक करते हैं, और फिर उनको जब उनका उसका वो कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो फिर बेच देते हैं। ऐसे बेयर कार्टेल ने शुरू करा, ऐसे मनु मालिक ने करना शुरू करा। तो बाय मार्च 18 1982 सेलिंग प्रेशर काफी इंटेंस हो गया, काफी ज्यादा प्रेशर आने लगा रिलायंस के स्टॉक पे, काफी ज्यादा प्राइस गिरने लगा, पैनिक होने लगा लोगों के बीच में, ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। हमने तो देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज में इतना, रिलायंस में इतना ट्रस्ट करा, हमने उतना पैसा लगाया, एकदम से प्राइस कैसे गिर रहे हैं इसके, क्या हो गया, इतना पैनिक क्यों क्रिएट हो रहा है। तो जो बेयर कार्टेल था उन्होंने लाइक अराउंड 3,50,000 रिलायंस के शेयर बेच दिए, जो एक्चुअली में 7 to 8% डिप था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि इतना डिप होना, तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स को लगेगा कि हाँ यार इसका तो प्राइस गिर रहा है, आगे कोई वो नहीं है, तो अपने आप ही बेचने लगे। तो इससे क्या हुआ फिर, कोलकाता बियर कार्टेल को तो फायदा लग रहा था कि चलो यार अब तो प्राइस गिर ही जाएंगे और फिर हम बाय बैक करेंगे। लेकिन आगे एक ट्विस्ट आया जो मेरा दोस्त पार्थ एक्सप्लेन करेगा। अब कुछ मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज चीजें होने लगी। अचानक से एक बिग बाइंग वेव आ गई और वो सारे रिलायंस के शेयर्स स्वीप अवे कर रही थी। और जो भी शेयर्स बेयर कार्टेल्स होल्ड करते, ये सारे इन्वेस्टर्स उसे खरीदते। ये इन्वेस्टर्स बेसिकली एनआरआई इन्वेस्टर्स थे जो कि वेस्ट एशियन कंट्रीज में बेस्ड थे। और इस बाइंग वेव की वजह से शेयर प्राइसेस राइज होने शुरू हुए। और बेयर्स ने ये ऐसी चीज बिल्कुल भी एंटिसिपेट नहीं की थी और वो अपने ही खुद के बेयर ट्रैप में फंस गए थे। जैसा कि पहले बताया कि बेयर्स अब इन शेयर्स को उन शेयर्स को सोल्ड करते थे जो उनके पास नहीं होते थे, लेकिन वो एक लेटर डेट पे सेटल कर देते थे। 1980s और 1970s के टाइम पे जो शेयर सेटलिंग डेट होती थी वो हर सेकंड फ्राइडे होती थी, मतलब 14 दिन के बाद। तो बेयर्स के पास यहाँ पे दो ऑप्शंस थे। पहला कि वो एक शेयर एक हायर प्राइस पे बाय करें और सेटलमेंट डेट पे सेटल कर दे। दूसरा ऑप्शन ये था कि वो सेटलमेंट डेट आगे पुश करें एक प्रीमियम पे करके। और जो प्रीमियम पे जो करते थे उसे कहते थे उंधा बदला। अप्रैल 30 डेट पे एनआरआई इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स की डिलीवरी की डिमांड की। पर एनआरआई इन्वेस्टर्स जो शेयर्स की डिमांड कर रहे थे बेयर कार्टेल्स के पास वो शेयर नहीं थे। और क्योंकि प्राइस का शेयर बहुत ज्यादा था, अगर वो इस प्राइस पे शेयर खरीदते तो फिर बहुत सारे बेयर कार्टेल्स बैंकरप्ट हो जाते।
तो उन्होंने उंधा बदला की डिमांड की। तो एनआरआई इन्वेस्टर्स उंधा बदला के लिए एग्री कर गए और उन्होंने 25 रुपए पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम मांगा। जो 25 रुपए पर शेयर का प्रीमियम था वो बहुत ही बड़ी अमाउंट थी, और इसकी वजह से एक एक्सचेंज क्राइसिस आ गया था पूरे मार्केट में, और एक्सचेंज शट डाउन करना पड़ गया था नेक्स्ट वेडनेसडे तक। एनआरआई अभी भी एनआरआई शेयर्स की डिमांड कर रहे हैं, पर बेयर कार्टल्स के पास अभी भी शेयर्स नहीं है डिलीवर करने के लिए। अगर वो डिसाइड करते हैं कि वो शेयर की डिलीवरी कर देंगे परचेज करने के बाद, तभी भी वो बैंक करप्ट होंगे, और अगर वो प्रीमियम पे करते हैं तभी भी वो बैंक करप्ट हो जाएंगे। और जब ये इंफॉर्मेशन मार्केट में लीक होती है कि बेयर कार्टल्स बैंक करप्ट होने वाले हैं, तो रिलायंस के शेयर और ऊपर पहुंच जाते हैं, जो कि 201 रुपए पीक प्राइस था। अभी भी बेयर कार्टल्स के पास शेयर नहीं है नारा इन्वेस्टर्स को देने के लिए। तो अब बेयर कार्टेल सेलर ढूंढने लगते हैं उन शेयर्स के लिए, और उन्हें सेलर्स मिल जाते हैं जो कि उन्हें इंस्टॉलमेंट्स में शेयर देने के लिए तैयार हो जाता है। और बेयर कार्टेल्स ये शेयर उनसे लेके इंस्टॉलमेंट में एनआरआई इन्वेस्टर्स को पे कर देंगे। तो बेयर कार्टेल्स ने सोचा था कि ये एंड ऑफ द स्टोरी है, पर या ऐसा नहीं था। जो बेयर कार्टेल्स को बाद में पता चलता है कि जो मेजर सेलर थे इन शेयर्स के, वो नन अदर देन धीरू भाई अंबानी थे। भाई ने पहले से ही ये बेयर कार्टेल्स के अटैक को एंटिसिपेट कर लिया था। एनआरआई इन्वेस्टर्स जो थे ये रिलायंस के ही कोलैबोरेटर्स थे। धीरू भाई अंबानी ने ये जो शेयर्स थे ये बेयर कार्टेल से 150 रुपए में खरीदा था जब वो शॉर्ट सेल कर रहे थे, और एनआरआई इन्वेस्टर्स के थ्रू ही धीरू भाई अंबानी ने डिलीवरी मांगी थी 30 अप्रैल को, और इन्होंने ही 25 रुपए का प्रीमियम मांगा था उंधा बदला पे। और बियर कार्टेल्स अब बुरी तरीके से फंस चुके थे। और जब बियर कार्टेल्स सेलर ढूंढने लगे, तो धीरू भाई अंबानी सामने आते हैं और बेयर कार्टेल्स को एक हायर प्राइस पे शेयर्स सेल करते हैं। इस मेथड की वजह से धीरू भाई अंबानी गेव अ बिग पेनल्टी टू बेयर कार्टेल्स फॉर मेसिंग विद हिम।